नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे केलो आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमेशा से आंसर राइटिंग का जो एक टेंशन है हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली, उसको कंसीडर करके हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग आंसर राइटिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो हमारा मेन फोकस है वो मेंस 2024 के लिए रहेगा, है ना। कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है उसको, और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे, जितने भी क्वेश्चन, सब PYQ रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग डायरेक्टली यूपीएससी के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को ये अंदाज़ा लगाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चीज़ें जैसे जैसे आगे जाएंगी आपको समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन PYQ GS पेपर 2 का 2023 का पेपर है, ठीक है, 2023 का। ओके, पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। सबसे पहला जो हमको करना है कि ये समझना है कि प्रश्न किस बारे में है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो लिखने हैं। सबसे पहला काम यही आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो संवैधानिक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा या थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो आपको न्यायिक स्वतंत्रता समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर लोकतंत्र की बात की गई है, और तीनों में क्या रिलेशन बोल रहा है कि संविधान जो न्यायिक स्वतंत्रता देता है, किसको मिलती है न्यायिक स्वतंत्रता? न्यायपालिका को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो उस न्यायिक स्वतंत्रता का उपयोग करके जो न्यायपालिका है वो लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हमको ये लिखना है इस क्वेश्चन में कि किस प्रकार जो न्यायपालिका है वो लोकतंत्र की रक्षा करती है, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा कैसे करती है, तो ये थोड़ा आपके लिए लिखना आसान होगा। लेकिन हमको सिर्फ उन प्रोविज़न पे फोकस करना है जो कि संविधान में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी अब आगे। देखिए, इसका एक जो बेसिक फॉर्मेट आप बनाएंगे आंसर लिखने से पहले, ये चीज़ आपके मन में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मन में ही सोचना है आपको कि इंट्रो में क्या लिखना है। इंट्रो में लिखना है संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में। अब ये कैसा है ये भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे, पर पहले आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। आगे का कुछ मत सोचिए, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो एंड होते होते तक मिल जाएंगे, तो आप बिना हड़बड़ाए आराम से एक चीज़ को देखिएगा। संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में हमको इसमें लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बॉडी में देखिए दो पार्ट में हम लोग लिखेंगे। पहले पार्ट में तो ये लिखना है कि न्यायिक स्वतंत्रता की विभिन्न जो संवैधानिक गारंटीकृत प्रावधान हैं इसका मतलब है कि न्यायपालिका से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हमारे संविधान में हैं, जो भी अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के, उनको हमको लिख देना है एक पार्ट में, ठीक है। क्योंकि ये भी तो बताना पड़ेगा ना हमको कि वो कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं जो संविधान में हैं, और उसके बाद बताना कि कैसे ये जो प्रोविज़न्स हैं ये न्यायपालिका को लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न का एक छोटा सा जो रहता है कि हाँ लिखना ही है, इंट्रो और कंक्लूज़न, ठीक है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में बात की गई है संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता का तात्पर्य न्यायपालिका प्रणाली की स्वायत्तता और निष्पक्षता से है ना, जो यह सुनिश्चित करती है कि यह अन्य सरकारी शाखाओं या किसी बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के बिना संचालित हो, ठीक है। तो ये कोशिश क्या करती है कि जो हमारा न्यायपालिका है वो स्वायत्तता और निष्पक्षता को बना के रख सके अपना, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और उसे कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक आप आर्टिकल डाल देंगे इंट्रोडक्शन में तो आपका क्वेश्चन थोड़ा ऑथेंटिक लगेगा, ठीक है। यह ढांचा मानव अधिकारों की सुरक्षा, कानून का शासन और जांच और संतुलन प्रणाली सुनिश्चित करता है, जो एक लोकतांत्रिक समाज की के मूलभूत तत्व हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी आंसर हो, दो ही चीज़ें होती है जो उसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो है प्रमाण, है ना, और दूसरा है प्रवाह।
तो प्रवाह तो आपको प्रैक्टिस से आएगा कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है आंसर की, लेकिन जो प्रमाण की बात है तो प्रमाण क्या है, इस तरीके के जो पार्टिकल्स बीच बीच में डालेंगे, स्पेशली GS2 पेपर में पॉलिटी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आपका आंसर थोड़ा सा औरों के आंसर से अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने आपने वो आर्टिकल लिख के डायरेक्टली ये भी एग्जामिनर को बताया है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप समझ पा रहे हैं कि उसमें किन चीज़ों को, किन प्रावधानों को क्यों रखा गया है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों बॉडी वाले पार्ट को एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, आपको यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग डालनी है GS के पेपर में, है ना, ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाए कि हाँ आपने क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे पहला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कहाँ पर यह बात, अनुच्छेद 124 में। फिर राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 214 और 215 में, ठीक है। फिर अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। 121 और 211 विधायी चर्चा पर प्रतिबंध। विधायी चर्चा पर प्रतिबंध मतलब आप दोस्तों जानते हैं कि जब केवल जजेस को हटाने का प्रस्ताव होता है तभी विधायिका और जो विधानसभा हो या फिर संसद हो उसमें उनके कार्य व्यवहार पर चर्चा की जा सकती है, उसके बिना नहीं की जा सकती, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वेतन भत्ते हैं, इनके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं होती है, नकारात्मक कटौती, है ना, आपने पढ़ा होगा भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति, है ना, की समीक्षा कर सकते हैं किसी भी जजमेंट्स की या फिर किसी भी एक्ट की, ठीक है। और न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा जो है वो 124 और 217 में, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो मैक्सिमम उनका जो एज होता है, किस एज तक वो सेवा दे सकते हैं, उसके बारे में है। तो ये तो दोस्तों मॉडल आंसर है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको ये प्रावधान तो याद होंगे लेकिन उनका आर्टिकल याद नहीं होगा, है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उनको लिख दें, जैसे कि अनुच्छेद 50 लिख दें, है ना, अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के अंतर्गत है ये, 226 ये लिख दें, ठीक है। और एक दो चीज़ें जो आपको याद आती है आप वो लिख दें। इसमें आप अवमानना वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति भी न्यायपालिका के पास होती है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हमको लिखना है और इसी पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखना है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, 150 वर्ड में आपको आंसर ख़त्म करना है। तो यही बेस्ट तरीका है कि आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, संविधान किस प्रकार से न्यायपालिका को सशक्त करता है। तो हेडिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर जो क्वेश्चन में हेडिंग है, जो क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा है, अगर हेडिंग वही डायरेक्ट लिखेंगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा एग्जामिनर के लिए, कि उसको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ ये क्वेश्चन है पूछा और बच्चे ने यहाँ पर उस चीज़ को हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ठीक है। लोकतंत्र की पूर्व शर्त के रूप में संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी, ठीक है। कैसे मदद करता है, तो कानून का शासन बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। कानून का शासन मतलब कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सज़ा के दंडित नहीं किया जा सकता, एक ही क्राइम के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, जो लोग दोषी नहीं हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से कानून का शासन बनाए रखता है जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है। दूसरा देखेंगे अधिकारों की सुरक्षा, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं हमको, ठीक है, मूल अधिकार जिनको हम हिंदी में कहते हैं। तो उन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भी न्यायपालिका को क्या है, पावर्स मिले हैं। आप आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 जिसके बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो उस प्रकार से तो आपको हर चीज़ को बार बार लिखना नहीं है, अगर आपने एक जगह डिस्कस कर दिया है तो ठीक है, एग्जामिनर उस चीज़ को वहाँ से समझ जाएगा। फिर देखेंगे निष्पक्ष सुनवाई को बढ़ावा देता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, निष्पक्ष सुनवाई मतलब क्या है। अगर आपने निर्भया मामले के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, देश में जैसा आक्रोश का माहौल था कि जो मुजरिम हैं, जो दोषी लोग हैं उनको मतलब तत्काल रूप से दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका ने ऐसा नहीं किया था। जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा फॉलो हुआ और आखिर में उनको जाके फिर सज़ा हुई जो होनी चाहिए थी, पर वो पूरे सिस्टम से हुई थी, ठीक है, तरीके से।
जैसे कसाब वाला भी मामला होगा तो बहुत आलोचना थी कि इसको बिरयानी खिला रहे हैं, इसको गोली मार देना चाहिए, लेकिन उससे क्या है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाती है फिर, है ना। तो निष्पक्ष सुनवाई को भी बढ़ावा देता है ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी व्यक्ति वहाँ जाए कोर्ट में खड़ा हो मुजरिम ही हो, दोषी हो सकता है कि वो सही हो। तो जब तक निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे की सज़ा के लिए दंड मिल जाएगा, है ना। फिर पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और साथ में यहाँ पे आप जवाबदेहिता को भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि न्यायपालिका कैसे काम करती है, क्या काम करती है, इसके अलावा कार्यपालिका क्या काम कर रही है ना। आपने देखा होगा कई बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर दे देता है कि रिपोर्ट बताइए, चीज़ें बताइए कि आप कैसे काम कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट को। इसके अलावा संघर्ष समाधान, इसमें दोस्तों सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसका जो जजमेंट था उसको भी लेने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन, ऐसा टफ डिसीजन ले सकती है तो कहीं ना कहीं संविधान उस रूप में न्यायपालिका को इम्प्रूव करता है, पावर देता है, ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा तो आप जानते हैं, है ना, कि कोई भी एक्ट, कोई भी कानून अगर लोगों के अधिकारों का हनन करता है या वो असंवैधानिक है ना, संविधान के मूल्यों के विपरीत है, लोगों के अधिकारों की रक्षा खतरे में आ जाती है उससे, तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा न्यायपालिका क्या करती है कि सिंपल सा ये करती है कि उसको खारिज कर देती है, या फिर सिर्फ उतना जो उस एक्ट में जो 2-4 पॉइंट अधिकारों को छीनने वाले उनको हटा देती है या निरस्त कर देती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। फिर सार्वजनिक विश्वास, ये कैसा है दोस्तों, आपको पता है कि कई बार आपने देखा होगा जब झगड़ा होता है तो लोग चाहे आपस में जितना भी लड़े झगड़े ले दे के फिर वो तुरंत कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका कोर्ट में विश्वास है कि हाँ वहाँ जाने के बाद न्याय मिलेगा। कई बार लोग आपसी बहस में बोलते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, है ना, क्योंकि उनका विश्वास कायम है कोर्ट के ऊपर में, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको यहाँ पर आपके पास समय है, अगर आपकी स्पीड ठीक है तो थोड़ा थोड़ा डिटेल डाल दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने आपको यहाँ संघर्ष समाधान बताया तो लिख दीजिए उदाहरण राम मंदिर जजमेंट, ठीक है। निष्पक्ष सुनवाई उदाहरण निर्भया मामला, ठीक है। अधिकारों की सुरक्षा लिख दीजिए एडीएम जबलपुर वर्सेस जो हेबियस कॉर्पस का केस था शिवकांत शुक्ला वाला, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल एक एक बस लिख सकते हैं, मेन पॉइंट और उसके साथ एग्जाम्पल, तो इससे क्या होगा कि और ऑथेंटिक लगेगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन सिंपल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें इस तरीके का कोई आगे का वे ऑफ नहीं पूछा है, सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। और किस में किस तरीके का कंक्लूजन जाना चाहिए वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा दोस्तों। कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं और देखते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलता कि आप यहीं देखो, आप कहीं भी देखो, पर दिक्कत ये है कि कहीं और इस तरीके से डिस्कशन है ही नहीं, सब इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ही जगह पर आप अगर देख रहे हो तो फिर एक ही जगह पे देखो, एक ही चीज़ को फॉलो करो, बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखते हैं कंक्लूज़न। आगे बढ़ते हुए न्याय, समानता और सामूहिक भलाई में निहित समाज बनाने के लिए अन्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए न्यायपालिका को मजबूत करने पर काम करना अनिवार्य है। सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही एक लचीला और जीवंत लोकतंत्र हासिल किया जा सकता है, ठीक है। वेरी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे न्याय, समानता, सामूहिक भलाई, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है, लोकतांत्रिक सिद्धांत, न्यायपालिका, हितधारक, सामूहिक जिम्मेदारी, सक्रिय भागीदारी, जीवंत लोकतंत्र, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों का आपको आपके आंसर में उपयोग, मतलब जो ये शब्द हैं इनका उपयोग आपको आपके आंसर्स में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका आंसर पॉलिटी के कंटेक्स्ट में लिख रहे हो आप, ठीक है, पॉलिटी के पेपर पे लिख रहे हो, तो जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं उनका यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि वो विषय से आपकी समझ की जो गहराई है उसको जोड़ के बताता है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो आप आंसर में यूज़ कर सकते हो, उनको ध्यान रखिए। छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं, आजकल तो कोई लिखना चाहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई आईएएस भी नहीं बनना चाहता है, बस तैयारी करने आ जाते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों कि आप अपना लिस्ट बनाइए अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए तो, वरना बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको वहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी जो 700 लोग सेलेक्ट होते हैं हर साल, उसमें से 600 लोग दोबारा एग्ज़ाम देते हैं,
है कि नहीं, क्योंकि उनको IAS चाहिए जब तक उनका अटेम्प्ट है तब तक। तो वो सेलेक्टेड लोग, उनसे पहले के सेलेक्टेड लोग, समझ रहे हैं, जितनी सीट है उससे ज़्यादा तो सेलेक्टेड लोग ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। वैसे में आपको अपनी जगह बनानी है तो मेहनत फिर उस लेवल का करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कल के लिए क्या क्वेश्चन रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको लिखना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको आंसर को उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिएगा। उससे होगा ये कि आपके आंसर वहाँ पे चेक भी हो जाएंगे, और कल जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आप फिर वहाँ से देख सकते हैं कि मॉडल आंसर में और आपके आंसर में कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सिंपली 2 पार्ट में है, 10 मार्कर का क्वेश्चन है ये। इसको 150 वर्ड्स में लिखना है। अब 150 वर्ड्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों सिंपल, ये 2 पेज है आपके पास में, ठीक है। जैसे UPSC कॉपी होती है, यहाँ लाइन्स होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो आपको बस यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में आराम से आपका हो जाएगा ये, और इस तरीके से इसको करना है। बाकी इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। आप पहले खुद से लिख के देखिएगा कितना तक आप कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक है। मिलते हैं तब तक फिर अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।